ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकंड ईयर वालों की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और उस एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 17 है। इसके पहले के पार्ट अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको ग्लोबल आईटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, 241 विच वर्किंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात हो रही है और बोल रहा है ये कि किस कार्य सिद्धांत का उपयोग करता है। कार्य सिद्धांत हमने कल शायद डिफाइन नहीं किया था, बट हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको दिखाया था कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, सब बता दिया था, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही वो सेंस कर लेता है और उसको चेंज कर देता है, ठीक। तो आज हम इसको बता देते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्किंग प्रिंसिपल पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्किंग प्रिंसिपल। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें सब कुछ समझा दिया है ऑलरेडी। What is the application of thermistor in sensing circuit? अब आपको हमने थर्मिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था और एक हमने आपको टेबल भी समझाया था। उस टेबल में सारी चीजों के मेजरमेंट के सेंसर भी लिखे थे, जैसे क्या मेजर करना है, साउंड मेजर करना है तो कौन सा सेंसर यूज होगा, कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज होगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद वहां एप्लीकेशन भी लिखा था। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहले हमें पता है थर्मिस्टर क्या होता है, देखने में कैसा होता है, उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है टेम्परेचर मेजर करना। कैसे हमने बता लिया कि टेम्परेचर मेजर करना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पीटीसी एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। 242 का सी ऑप्शन होगा। एक बार हम यहाँ पे इस टेबल को भी देख लेते हैं वापस से रिकॉल करने के लिए, ताकि हमें चीजें याद रहे। तो लाइट और लेवलिंग के मेजर करने के लिए हम एलडीआर वगैरह का यूज करते हैं। फोटो डायोड समझाया था बहुत अच्छे से, फोटो ट्रांजिस्टर भी बताया था आपको फिगर दिखा करके। सोलर सेल भी यूज होता है हमारा लाइट लेवल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है लाइट लैंप, एलईडी डिस्प्ले और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोकपल होता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था। अब यहां से भी हमारा आंसर आपको दिख गया कि थर्मिस्टर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। तो ये कहना कि ये चीज नहीं पढ़ी है तो फिजूल है, क्योंकि हमने ये टेबल पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट रजिस्टर्ड टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको हम आरटीडी बोल रहे थे। तो आरटीडी भी हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, थर्मोकपल भी, थर्मिस्टर भी और थर्मोस्टेट भी। ये सारे हमारे जो डिवाइस हैं जिनको हम ट्रांसड्यूसर का नाम दे रहे हैं, ये क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। हीटर फैन में लगे होते हैं। फोर्स और प्रेशर की बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स और प्रेशर मेजर करना है तो हमारा स्ट्रेन गेज, लोड सेल और प्रेशर स्विच यूज होती है, ठीक। लिफ्ट और जैकेट में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन वगैरह में यूज करते हैं। पोजीशन की बात करें कि पोजीशन मेजर करने के लिए भी हमारे कैसे कैसे ट्रांसड्यूसर है, तो पोटेंशियोमीटर, एनकोडर, रिफ्लेक्टिव स्लॉटेड, ऑप्टो स्विच और एलवीडीटी के बारे में भी हमने कल अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्या मेजर करते हैं, ये पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह की पोजीशन, आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन वगैरह बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड मेजर करने के लिए कौन कौन सी ट्रांसड्यूसर है, तो टेको जनरेटर, रिफ्लेक्टिव स्लॉटेड, ऑप्टो कपलर, डॉपलर इफेक्ट सेंसर। डॉपलर इफेक्ट सेंसर क्या मेजर कर रहा है, हमारा स्पीड मेजर कर रहा है, ठीक है। साउंड मेजर करने के लिए अगर हम बात करें तो कार्बन का माइक्रोफोन, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये हमारा साउंड मेजर करने के लिए उपयोग हो रहा है, ठीक। तो ये चीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको दोबारा से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। अब थर्मिस्टर का एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि थर्मिस्टर देखने में कैसा होता है। हमने कल इसको डिफाइन भी किया था बहुत अच्छे से कि ये हमारा जो है थर्मिस्टर है, जब बंद है तब की बात है, जब ये खुला है तब की बात है कि यहाँ लेजर ट्रिम एरिया बना हुआ रहता है और ये हमारा सेरेमिक का मटेरियल है और ये हमारा उसका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये एनटीसी और पीटीसी सिंबल कैसे होते हैं, तो थर्मिस्टर के जो सिंबल होते हैं वो दोनों इस तरह से होते हैं। -T डिग्री लिखा होगा तो वो एनटीसी होगा, +T डिग्री लिखा होगा तो वो पीटीसी होगा, ठीक है। ऐसे ब्लॉक बना करके बीच में से ऐसे करके कट कर देंगे, आया समझ। और आपको हमने कल ये भी समझाया था कि एनटीसी कैसे होता है डायग्राम, और पीटीसी का
हमारा कर्व कैसे होता है। एनटीसी के कर्व में हमने बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, इसलिए इसको कहेंगे हम यहाँ पे एनटीसी। इसके नाम से पता चल रहा है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस पे अपोजिट असर होगा, इसलिए इसको हम निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कल हमने इसको भी डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, ये हमारा पीटीसी, ठीक। तो पीटीसी को हमने ऐसे डिस्कस किया था कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कब बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के पर हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों ग्राफ से आप ये समझ लिए होंगे कि कैसे हमारा एनटीसी वर्क कर रहा है और कैसे हमारा पीटीसी वर्क कर रहा है। आया समझ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए लगा लिए क्योंकि हमने टेबल पढ़ रखा था और आपने बिल्कुल अच्छे से थर्मिस्टर भी पढ़ रखा था। 242 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं इसको। विच सिग्नल इज यूज्ड बाय द पैसिव ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में भी कल हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, और एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। तो किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है, हमने कहा था जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है वो अपना और सिग्नल नहीं ले, वो बाहर की सिग्नल से वर्क करता है, ठीक है। कल एक्सटर्नल सिग्नल की बात कर रहे थे। तो उत्तेजना संकेत लेकर के वो एक्साइटेशन सिग्नल से वो कार्य करता है, वो अपनी सिग्नल से मतलब उसका जनरेट करने का नहीं है, पावर सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता है। और एक्टिव डिवाइस पैसिव डिवाइस तो हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक्साइटेशन सिग्नल जो होगा, ये जो प्रोड्यूस होगा आउटपुट सिग्नल, विच सिग्नल इज यूज्ड बाय द पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर में कौन सा सिग्नल हम यूज करते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो कौन सा, एक्साइटेशन सिग्नल या फिर उत्तेजना संकेत। उत्तेजना संकेत जिसको एक्साइट करता है, ठीक है। जैसे हम कहीं पे किसी में जानी तो हम तो एक्साइटेशन दे देते हैं तो वो हो सकता है। तो इसी तरह से हमारा ये है, कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सेंसर गिव्स क्विक एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। हाँ, इस बारे में हमने कल डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के सेंसर त्वरित और सटीक मापन करते हैं। त्वरित यानी जल्दी और सटीक मेजरमेंट करते हैं। तो लोड सेल एक ऐसा हमारा ट्रांसड्यूसर है जो कि बिल्कुल सटीक मेजरमेंट करता है और बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से मेजर करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, 244 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो कि लोड सेल है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लोड सेल के बारे में हमने पढ़ रखा है और ये हमारा फिगर है, अगर फिगर हमें बना कर दे देगा तो भी हम लोड सेल कर लेंगे कि लोड सेल देखने में कैसा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमने समझाया था कि स्ट्रेन गेज कैसा होता है देखने में, कैसे कार्य करता है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज भी समझाया था। हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज कुछ इस तरह से था, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रेशर पड़ रहा था और यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा 244 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल। किस प्रकार का स्ट्रेन गेज सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय है। देखो, हाइड्रोलिक मैकेनिकल हमने सबने यूज कर लिया था। पीजियो इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेन गेज होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। हमने कल आपको बताया था कि पीजियो इलेक्ट्रिक हमारा स्ट्रेन गेज कैसे वर्क करता है। जैसे ही इस पे प्रेशर होगा ये वोल्टेज जनरेट करेगा और ये इसी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे सेंसिटिव की बात होगी तो क्रिस्टल, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा स्ट्रेन गेज सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो 245 का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और इसलिए हमें आसानी हो रही है आंसर ढूंढने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है विच मेजरमेंट इज कैरिड आउट बाय दिस। कौन सा मेजरमेंट हो रहा है इससे। तो आपको ये देख करके लग रहा है ये कौन सा मेजरमेंट हो रहा होगा, ये क्या है,
ये हमारा स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन लोड सेल स्ट्रेन गेज, लोड सेल स्ट्रेन गेज। ठीक, तो ये क्या मेजरमेंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहाँ पे टेम्परेचर तो मेजरमेंट करेगा नहीं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अभी हमने पढ़ा कि हमारा आरटीडी वगैरह यूज होता है, एनटीसी पीटीसी थर्मिस्टर थर्मोकपल यूज होता है। ठीक, वाइब्रेशन मेजरमेंट नहीं करेगा। और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हमें पता है कि एलवीडीटी वगैरह यूज होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए। हमने अभी टेबल देखा। तो यहां अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्ट्रेन मेजरमेंट। और इस फिगर से भी हमें पता है कि ये स्ट्रेन का गेज का, हमारे लोड सेल स्ट्रेन गेज का मेजरमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये वाली फिगर हमने कल आपको समझाई थी और दिखाई थी कि डाउन स्टॉप होता है। ये पूरा स्ट्रेन गेज का पूरा प्रोफार्मा लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा वायर लगा हुआ है, यहां से कनेक्शन दिया गया है। इससे हम क्या करते हैं, ये सेम टू सेम वही फिगर है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही फिगर है। तो स्ट्रेन गेज मेजरमेंट क्या करता है? स्ट्रेन मेजरमेंट करता है, तनाव मेजरमेंट करता है। तनाव मापन के लिए हम स्ट्रेन गेज का उपयोग करते हैं, हमने पढ़ रखा है। ठीक, प्रेशर देते हैं, तनाव, कंप्रेशन और टेंशन हमने पढ़ा था कि जब हम दबाव डालते हैं तो उसको रेजिस्टेंस चेंज करता है और फिर हम उसको मेजर करते हैं, और जब हम खिंचाव करते हैं तब भी वो चेंज करता है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा स्ट्रेन मेजरमेंट पढ़ रखा था हमने। तो 246 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज? प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है? प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है? देखिए, मेजरमेंट और एम्पियर, एम्पियर हमें पता है कि हमारा करंट मेजरमेंट का डिवाइस है। ठीक, तो हम इस एम्पियर तो मेजरमेंट नहीं करेंगे, पावर मेजरमेंट नहीं करेंगे, अमीटर से हम एम्पियर मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से हमारा वोल्टेज मेजर होगा, पावर हमारा करंट और वी आ जाएगा तो हम पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पूछा प्रतिरोध तनाव गेज। अब यहाँ पे तनाव गेज की बात कर रहा है, यानी कि हमारा स्ट्रेन गेज की बात हो रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज के बारे में अगर हमने डिस्कस नहीं किया था तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज होता है वो क्या मेजर करता है? हमारा टॉर्क मेजरमेंट के लिए यूज होता है। क्या मेजरमेंट के लिए यूज होता है? टॉर्क मेजरमेंट के लिए यूज होता है। कौन सा? रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का। और हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, कि एम्पियर तो हमारा अमीटर यूज करेगा और वोल्टेज हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है। ठीक, पावर के लिए हमें पता है कि V और I है तो हम पावर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या? मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। तो इस तरह से आप भी अगर पढ़े होंगे कि एलिमिनेशन मेथड हमने बताया कि अगर नहीं समझ में आता तो एलिमिनेशन मेथड उस समय बिल्कुल काम आता है, बट यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि तनाव मेजरमेंट कैसे होगा। ठीक है, तनाव गेज, जो प्रतिरोध तनाव गेज है वो क्या मेजर करेगा? तो क्या मेजर करेगा? हमारा टॉर्क। तो 247 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which component is used at the transducer in the measurement of displacement? अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हाँ, और साथ में लिखा हुआ है कौन सा ट्रांसड्यूसर ये वाला यूज हो रहा है। हमने ये फिगर कल समझाया था, कौन से टाइप का है? इंडक्टिव टाइप का। कौन से टाइप का? इंडक्टिव टाइप का। तो यहाँ पे आपको यही इंडक्टर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल हमें यहाँ इंडक्टर दिख रहा है। हमने कैपेसिटर टाइप का भी समझाया था और ये फिगर रहा हमारा कैपेसिटर टाइप का ट्रांसड्यूसर का। और ये हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज हमने कल दिखाया था कि कुछ देखने में इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको फिगर दिखा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप वाले हैं। तो हमने तो देख रखा है ये फिगर, तो हमें पता चल गया कौन से टाइप के इंडक्टर वाले हैं, प्रारंभ करने वाले लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो विच कंपोनेंट इज यूज इन ट्रांसड्यूसर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? विस्थापन मेजरमेंट करने के लिए कौन से टाइप के हमारे हैं? ये इंडक्टर टाइप के। ठीक, फिगर से हमें पता चल गया। 248 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ लोड सेल? लोड सेल के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़े। अब ये पूछ रहा है लोड सेल के उपयोग क्या है। हमने बताया था
कि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये हमारा जो भी इस पे फोर्स प्रेशर देते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अभी हमने डिस्कस किया और पिछली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बाय द फिगर कि लोड सेल वर्क कैसे करता है। जब इस पे हम प्रेशर डालते हैं, जब हम इस पे फोर्स डालते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यहाँ पे हमें अपना ढूंढना है कि फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन कहाँ है। कन्वर्ट फोर्स, कन्वर्ट फोर्स, कन्वर्ट फोर्स, सभी ऑप्शन में हमारा कन्वर्ट फोर्स लिखा है। अब देखते हैं कि किस में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला लिखा है इनटू लीनियर मूवमेंट, यानी बल को रैखिक आंदोलन में परिवर्तित कर देता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है बल को ऑप्टिकल प्रकाश किरणों में बदलता है, नहीं, हमने पढ़ा था कि फोर्स को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो बदलता है। ठीक है, तो फोर्स को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदलता है, नहीं, लोड सेल ऐसा कार्य नहीं करता, बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, बिल्कुल सटीक हमारा जो मेजरमेंट होता है वो देता है। सबसे ज्यादा सटीक मेजरमेंट हमारा लोड सेल देता है और वो फोर्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। बल को विद्युत संकेत में कन्वर्ट करता है, बल को विद्युत संकेत में कन्वर्ट करता है, हमने पढ़ा भी था और यहाँ ऑप्शन है भी। तो 249 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ द इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी। पीटीसी का हमने कल फुल फॉर्म भी आपको बताया था कि क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो रही है। अब कह रहा है यहाँ पे कि तापमान बढ़ने पर पीटीसी के रेजिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। हिंदी में पढ़ते हैं, तापमान में वृद्धि सकारात्मक तापमान गुणांक यानी पीटीसी घटक के प्रतिरोध मूल्य को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही पूछ रहा है ये कि जो भी हमारा पीटीसी ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा, पिछली क्लासेस में भी देखा कि पीटीसी कार्य कैसे करता है। ये रहा हमारा एनटीसी का कर्व। इसमें हमने बताया था जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये क्या है हमारा एनटीसी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या है हमारा पीटीसी। तो ये हमारा बता रहा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका ग्राफ भी हमने अच्छे से समझा था। तो अपना हम ऑप्शन चेक करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज, प्रतिरोध मूल्य कम हो जाता है, नहीं, कम नहीं होता है, प्रतिरोध मूल्य बढ़ जाती है, प्रतिरोध मूल्य बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कह रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। किस में, पीटीसी में। पीटीसी किस टाइप का हमारा ट्रांसड्यूसर है, तो ये पीटीसी और एनटीसी दोनों ही थर्मिस्टर है, दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे थर्मिस्टर है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1, तो यहां तक हमारे पास दो पीडीएफ थे, 250 का एक है, 250 का एक है। तो पहला पीडीएफ हमारा यहाँ पे 250 में खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के। What is the standard range of optical fiber cable diameter? हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के डायमीटर के बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि कोर की क्या डायमीटर है, क्लेडिंग की क्या डायमीटर है, ये हमने बताया था आपको। अब ये पूछ रहा है mm की बात कर रहा है, मिलीमीटर। ठीक है, mm में ऑप्टिकल फाइबर केबल व्यास की मापक सीमा क्या होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ये एक ट्रांसमिशन केबल है। ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। कैसे करते हैं, लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है हमारा। कैसे ट्रांसमिशन होता है, लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। अधिक दूरी तक ये ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होते हैं, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं पाए जाते क्योंकि बाहरी एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा सटीक होते हैं, ट्रांसमिशन जल्दी होता है, आउटपुट अच्छे मिलते हैं, इसलिए आजकल हमेशा हर जगह हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है।
तो इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है अगर पूछा जाए तो इसमें ट्रांसमिशन हमारा लाइट के फॉर्म में होता है। इसके भी कई फॉर्म होते हैं, एक सिंगल मोड होता है, एक मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड में एक लाइट ही हमारी डेटा लेकर के जाएगी, ट्रांसमिट होगी, लेकिन मल्टी मोड होगा तो एक से ज्यादा डाटा हमारा ट्रांसफर हो सकता है। चलिए अब इसका पूछ रहा है हमारा डायमीटर, तो ये रहा हमारा डायग्राम किसका, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखिए इसमें कई सारे लेयर होते हैं, जो सबसे ऊपर होता है हमारा ये आउटर जैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटर जैकेट, तो इस वाले को हम आउटर जैकेट कहेंगे। ठीक, ये हमारा स्ट्रेंथ मेंबर रहता है, ये हमारा शील्ड की तरह वर्क करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हमारा बफर जैकेट है, ठीक है, और ये हमारा सिलिकॉन की कोटिंग वाला जैकेट है, यहाँ पे सिलिकॉन की कोटिंग की गई है। ये वाला हमारा क्लैडिंग है, और लास्ट में हमारा क्या है, कोर है, जो कि जिसमें क्या होता है सिलिका, और क्लैडिंग में भी हमारा सिलिका होता है। ठीक है, कोर और क्लैडिंग ही मेन होता है, बाकी सब हमारा प्रोटेक्टिंग वाला काम करता है। तो ये हमारा डायग्राम किस चीज का है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का हमारा डायग्राम है। और ऑप्टिकल फाइबर कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो हमें पूछा है यहाँ पे केबल का डायमीटर, यानी केबल का व्यास कितना होता है, कितना मोटा केबल होता है। तो उसके जो वैल्यू होगी वो हमारी 0.25 mm से 0.5 mm तक के बीच के रेंज की होगी। ये हमने बहुत पहले ही पिछली क्लासेस में देख लिया था। ठीक है, कि कोर की कितनी होती है, क्लैडिंग की कितनी होती है, डायमीटर कितना होता है, ये भी देख लिया था, तो याद होगा आप लोगों को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशन पीपीएम। पीपीएम के बारे में हमने पढ़ रखा है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को हम पीपीएम कहते हैं। इसमें जो डाटा होती है पल्स के रूप में होती है, जैसे ये हमारा सिग्नल है तो ये ऐसे ऐसे सैंपलिंग होती है और इसी माध्यम से डाटा ट्रांसफर होती है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, इसमें मॉड्यूलेशन पल्स चेंजेस होती है पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जो कि पहले भी डिस्कस हुआ था कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है, बहुत अच्छे से। ठीक, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम का फुल फॉर्म होता है। क्या पीपीएम का फुल फॉर्म और भी कुछ हो सकता है, पैरा फेज मॉड्यूलेशन नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा है और ये नहीं होगा। पोस्ट फेज मॉड्यूलेशन नहीं होगा, पुश पुल मॉड्यूलेशन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब देखिए जिस जगह हमने ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाया था उस जगह इसका यूज नहीं था, वहां पे हमारा रेडियो वेव का स्पेक्ट्रम का यूज था। बट हमने ये समझाया था कि ये आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं इसमें से, इस वजह से वो हमने समझा दिया था। यहाँ पे आ गया है हमारा क्या, वेवलेंथ ऑफ विजिबल यानी दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा, हमने ये बताया था कि गामा रेज का होता है, एक्सरे का होता है, यूवी का रहता है, हमने एक टेबल बनाया था सामने, और ये विजिबल का भी दिखाया था, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव हमारा 10 के पावर 3 होता है, अगर हम माइक्रोवेव को 10 के पावर 9 नैनोमीटर, इंफ्रारेड 10 के पावर 5 नैनोमीटर, और जो ये हमारा ये विजिबल का रेंज है वो कहां से है, 380 एनएम से, नैनोमीटर से 750 एनएम तक होता है। हमने लिखवाया था वहां पे कि उसका रेंज क्या था, 750 एनएम था। अगर आपने देखा नहीं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि शॉर्ट वेवलेंथ हमारी शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ चल रही है, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ये हमारा दिखा रहा है। इसमें यूवी रेज हमारा 1 nm और एक्सरे 10 के पावर -3 nm और 10 के पावर 5 गामा रेज का होता है। तो इसमें हमसे पूछा है विजिबल, दृश्यमान, जो दिखाई दे सकती है उनकी बात कर रहा है। तो ये हमारा 380 से 750 nm तक होगा, ये हमने डिस्कस किया था टेबल बना करके बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ भी आपके सामने ये डायग्राम लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 3 का 380 से 750 नैनोमीटर।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कोर डायमीटर साइज ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। कोर डायमीटर ऑप्टिकल फाइबर का पूछ रहा है, एकल मोड, सिंगल मोड की बात कर रहा है। एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य व्यास आकार क्या है। मुख्य व्यास आकार हमारा 3.5 इंटू 10 की पावर -4 इंचेस है। 3.5 10 के पावर -4, ठीक। अब ये इसका कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये वैल्यू है, आपको ये चीज याद रखनी होगी। 2-3 बार देखेंगे आपको वैल्यू आराम से याद हो जाएगी। तो 3.5 गुणे 10 के घाते -4 इंचेस हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल का मुख्य व्यास आकार है, ठीक है। 4 नंबर का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात हो रहा है। अब देखो मल्टी मोड है यानी कि यहां से लाइट सोर्स लिख देते हैं, ठीक। यहां से लाइट सोर्स भेजी जा रही है और वो एक नहीं है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, मल्टी मोड की बात करिए। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या कहलाता है, कोर। और ये दोनों जो पार्ट है, ये वाले और ये क्या कहलाएंगे, क्लैडिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, और ये हमारा लाइट का सोर्स है। तो इसमें एक से ज्यादा हमारे लाइट रेज भेजी जा रही है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए डेटा है, ठीक है। सिलिका और क्लैडिंग सिलिका, और कोर में भी हमारा सिलिका भरा होता है, सिलिका जेल होता है। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर का, और ये मल्टी मोड की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो ये एक्स पार्ट हमारा क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि है कोर। और बफर जैकेट अगर पूछेगा तो इस वाले पार्ट को दिखा करके पूछेगा, तो ये हमारा बफर जैकेट हो जाएगा। और बफर जैकेट के ऊपर क्या होता है, हमारा स्टेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर हमारा ऊपर का जैकेट होता है, ठीक है। तो ये आउटर जैकेट, ये हमारा स्टेंट मेम्ब्रेन, फिर हमारा इनर जैकेट जिसको बोलते हैं वो है बफर जैकेट, फिर हमारा हो जाएगा क्लैडिंग, और सॉरी फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन की कोटिंग, फिर हमारा क्लैडिंग, और फिर हमारा हो जाएगा कोर। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिकल फाइबर का केबल भी दे करके आपसे यहाँ से भी एक्स मार्क करके पूछ सकता है कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है। तो इस तरह से हमें पता होगा कि ये कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। इस वाले पार्ट को आउटर जैकेट कहते हैं, और हमारा इनर जैकेट की बात करेंगे तो बफर जैकेट होता है, वो हमारा इनर जैकेट होता है। ये हमारा स्टेंट मेम्ब्रेन है, ये कोर है, और ये क्लैडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।